वास्ते खाली कर दो रास्ते। हमारे पाली जिले के महामंत्री आदरणीय सुनील जी भंडारी हमारे पूर्व में प्रवक्ता रहे और अपने वाक चातुर्य के माध्यम से टेलीविजन पर भारतीय जनता पार्टी की बात को आगे रखने का काम करने वाले और उस वाक चातुर्य के हम सभी साक्षी बने ऐसे हमारे भाई लक्ष्मीकांत जी भारद्वाज, आदरणीय रेखा जी, आदरणीय महेंद्र जी, पुखराज जी, आदरणीय सुरेश जी, गणपत जी मेघवाल और हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई ओझा जी, मेरे साथ पधारे हुए विशेष रूप से भाई विपुल जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, भाई रजनीश जी कसवा, हमारे प्रदेश के मंत्री। लगभग मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने जो अपनी बात रखी उसमें किस प्रकार से कुशासन राजस्थान की सरकार के माध्यम से चल रहा है, इसको सभी हमारे पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के समक्ष रखा। मैं प्रत्येक बात को दोहराने का काम तो नहीं करूंगा, पर अपने शब्दों में कुछ बातें आपके समक्ष रखूंगा। यह वो सरकार है जिसने धोखाधड़ी को परिभाषित करने का काम किया है कि धोखाधड़ी क्या होती है। और ये मात्र मैं बोल नहीं रहा हूं कि सरकार ने धोखाधड़ी को परिभाषित करने का काम किया है। अगले 5-7 मिनट जब मैं बोलूंगा तो मैं आप सभी के समक्ष यह बात रखने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार इन्होंने धोखाधड़ी को परिभाषित करने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने निजी तौर पर इस बात को परिभाषित करने का काम किया है कि पुत्र मोह क्या होता है। हो सकता है ये उन्होंने सोनिया गांधी जी से सीखा हो, परंतु राजस्थान में अगर कभी भी ये बात आएगी पुत्र मोह की, तो सभी के संज्ञान में ये बात आएगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने पुत्र मोह को परिभाषित करने का काम किया। राजस्थान की जनता ने जब वोट डाले थे, तो कोई भी जनता जब वोट डालती है, किसी भी प्रदेश में वोट डालती है, तो कुछ बातों का ध्यान रखती है। वो मेरे मन में कोई और विचार हो सकता है, आपके मन में कोई और विचार हो सकता है, युवाओं के मन में कोई और विचार हो सकता है, बुजुर्ग व्यक्तियों के मन में कोई और विचार हो सकता है, परंतु साधारणतया अगर उन सब मापदंडों का अध्ययन करेंगे तो हम सभी के संज्ञान में आएगा कि 3 मापदंड जो होती हैं, उन 3 मापदंडों के आधार पर वोट डालने का काम किया जाता है। एक होता है शिक्षा, अच्छी शिक्षा समाज के युवा वर्ग को मिले। एक होता है स्वास्थ्य, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं समाज के अंदर आए। और एक होता है सुरक्षा, कि प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहे, चोरी चकारी की घटनाएं ना हो, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं हो। परंतु इन तीनों मापदंडों पे कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता को ठगने का काम किया है। हम शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा और रोजगार एक ऐसा विषय था जिस पर ये लोग घोषणाओं का पुलिंदा बांधकर लाए थे। इनके अगर चुनाव घोषणा पत्र की बात करेंगे तो मेरे पूर्व में भी वक्ता बोलकर गए कि इन्होंने कहा था 3500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। बेरोजगारी भत्ता देना तो बहुत दूर की बात है। इस सरकार ने युवाओं को भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के माध्यम से बेरोजगार करने का काम किया है। आप देखेंगे जेईई की परीक्षा होती है तो उसमें अनियमितताएं पाई जाती हैं। एसआई की परीक्षा होती है, वहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं। और रीट का उदाहरण तो मुझे लगता है मुझे आप सभी के समक्ष बोलने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से रीट की परीक्षाओं में अनियमितताएं हैं। युवा मोर्चा ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और मांग की कि रीट के अंदर, रीट में जिस तरह से घपला हुआ है उसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इन्होंने कहा सीबीआई की जांच क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप जिस अनुसंधान एजेंसी से अनुसंधान करवा रहे हैं वो आपके घर की एजेंसी है। यहाँ पर 26 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला होना है और एसओजी से आप अनुसंधान करा रहे हैं। ये वही एसओजी है जिसने अशोक गहलोत साहब के कहने पर
उनके स्वयं के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी थी कोरोना काल में। यह वही एसओजी है जिसने उस एफआईआर के अंदर अशोक गहलोत साहब के कहने से अनुसंधान किया और आगे का अनुसंधान सोनिया गांधी के बच्चों के कहने से किया। तो क्या ऐसी एसओजी एजेंसी जो अशोक गहलोत जी के इशारों पर चलती है, उसके हाथ में हम 26 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य को छोड़ सकते हैं? ऐसी एसओजी जो मुख्यमंत्री के इशारों पर नाचती है, क्या उसके हाथों में हम 26 लाख अभ्यर्थियों के, युवाओं के भविष्य का फैसला करने के लिए सौंप सकते हैं? पिछले 3 महीनों में अगर आप आंकलन करेंगे कि कितनी बार नेटबंदी की गई, तो मुझको लगता है कल भी आप लोग परेशान हो रहे होंगे। पूरे प्रदेश में इन्होंने कहा पर नेटबंदी कर रखी थी, परंतु वो नेटबंदी इन्होंने किसी भी प्रकार से नकल को, चोरी चकारी को, इसको रोकने के लिए नहीं की है। किस प्रकार से नकल कराकर अपने कुछ लोगों को उसका फायदा दिलाया जा सके, उसके लिए ये नेटबंदी की जा रही है। क्योंकि साथियों, अगर नेटबंदी नकल को रोकने के लिए की जाती तो रीट की परीक्षा में नेटबंदी हुई थी, पेपर कैसे लीक हो गया? पटवार की परीक्षा में दूसरे दिन के समाचार पत्र अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखते हैं कि किस प्रकार से अनियमितताएं आई। अगर नेटबंदी इन्होंने इसलिए की होती कि पेपर लीक जो है वो ना हो, तो पेपर लीक नहीं होता, वरन नेटबंदी इसलिए की कि जो पेपर लीक हो रहा है ये उन्हीं तक पहुंचे जहां तक सरकार और डोटासरा पहुंचाना चाहते हैं, ये सभी व्यक्तियों तक। बहुत ही शर्म की बात है, राजस्थान के अंदर आए दिन नेटबंदी की जा रही है। मैं शिक्षा के आगे अगर बढ़ना चाहूं तो स्वास्थ्य की तरफ चलूंगा, और मुझसे पहले जो हमारे वक्ता बोल रहे थे उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जब कोरोना काल बिल्कुल पीक पर चल रहा था, कोरोना के केसेस आ रहे थे, उस टाइम सरकार कहां थी? सरकार 5 सितारा होटलों में बैठकर नाच गाने का काम कर रही थी। राजस्थान का जो जनमानस है वो साक्षी है कि राजस्थान सरकार ने कोरोना कुप्रबंधन से डेंगू कुप्रबंधन तक की राजनीतिक यात्रा कंप्लीट की है, राजनीतिक यात्रा पूर्ण की है। कोरोना कुप्रबंधन आपने देखा कि किस प्रकार से जब कोरोना चल रहा था तो ये लोग होटलों में छुपे बैठे थे, सरकार बचाने का काम कर रहे थे, और जब ये डेंगू चल रहा है तो उस समय राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको राजस्थान में ढूंढना, राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको राजस्थान में ढूंढना मुश्किल हो रहा है। शिक्षा मंत्री जो हैं वो अपने परिवार के लोगों को नौकरियां लगवा रहे हैं। आपने देखा कि आरएएस साक्षात्कार की परीक्षा में किस प्रकार से उनके रिश्तेदारों के अंकों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। क्या आपने कभी ऐसी अप्रत्याशित वृद्धि देखी? जब पेपर होता है तो उसमें 50% के आसपास या उससे भी कम अंक आते हैं, और साक्षात्कार जो होता है उसमें 90-80% अंक तक पहुंच जाते हैं। ऐसी अप्रत्याशित वृद्धि मुझको नहीं लगता कि आपने किसी ने भी किसी भी भर्ती परीक्षा में देखी होगी। अगर ऐसी अप्रत्याशित वृद्धि कहीं हो सकती है तो वो या तो डोटासरा जी के रिश्तेदारों के आरएएस के साक्षात्कार के अंकों में हो सकती है, या फिर शेयर मार्केट में हो सकती है। उसके अलावा कहीं पर भी ऐसी अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हो सकती। शिक्षा मंत्री अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान से बाहर है, और जब डेंगू का प्रकोप चल रहा है। इसलिए ही मैं कह रहा हूं कि राजस्थान के जनमानस और राजस्थान का जनमानस इस बात का साक्षी है कि राजस्थान सरकार ने कोरोना कुप्रबंधन से डेंगू कुप्रबंधन तक की यात्रा को पूर्ण किया है। मैं सुरक्षा की बात पर आता हूं। आप सभी ने देखा होगा एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, सरकार की एक संस्था है। उसकी रिपोर्ट आती है, और उसकी रिपोर्ट में क्या लिखा आता है? उसकी रिपोर्ट में लिखा आता है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में राजस्थान अव्वल दर्जे पर पहुंच गया। बड़ा अफसोस का विषय है, पर इसे हमें समाज के सामने रखना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी माँ, बहन, बेटी, इनके खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं पिछले साल नवंबर में
बांसवाड़ा जिले के दौरे पर था। आप आज भी जो लोग ट्विटर को यूज करते हैं, आप देखिएगा 21, 22, 23, 24 के आसपास ट्वीट्स की श्रृंखला के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कि ये जो लव जिहाद है यह तो बीजेपी के द्वारा या संघ के द्वारा एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया है, ये कुछ होता ही नहीं है। हमने उसका विरोध किया। टोंक के अंदर टिक्की मालपुरा में एक एफआईआर लॉन्च होती है और उस एफआईआर के अंदर आक्षेप लगाया जाता है, एलिगेशन लगाया जाता है कि मालपुरा, टिक्की मालपुरा में एक गिरोह काम कर रहा है जो महिलाओं की अश्लील फोटो लेता है, उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करता है और ब्लैकमेल करने के बाद उन्हें धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालता है। युवा मोर्चा के साथियों ने वहां पर प्रदर्शन किया और आग्रह किया और मांग की कि उस पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उस गिरोह को गिरफ्तार किया गया, परंतु आप देखिए स्थिति, आप सभी ने समाचार पत्रों के माध्यम से पुनः अभी 1-2 महीने पहले पढ़ा होगा कि मालपुरा में स्थिति क्या हो गई। मालपुरा से हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। बहुत ही दुर्दशा है। वहां पर लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही थी। 1 साल बाद या 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, 9 महीने में वहां से खबर आती है कि मालपुरा से हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। परंतु सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। सरकार हिंदुओं के लिए बोलने का काम नहीं कर रही। और आप सभी ने देखा होगा, कल परसों इन्होंने एक परिपत्र निकाला और परिपत्र के माध्यम से क्या कहते हैं, परिपत्र के माध्यम से कहते हैं कि पुलिस थानों में पूजा स्थल नहीं बनेगी। मैं कहता हूं कि उस परिपत्र में सिर्फ पूजा स्थल शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? सिर्फ हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए किया गया। अगर आपको यह था कि पब्लिक प्लेस जो है, सार्वजनिक जगह जो है, वहां पर अनुज्ञा के आधार पर पूजा स्थल बनने चाहिए या धार्मिक स्थान बनने चाहिए, तो आपको वहां पे धार्मिक स्थान शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए था। उसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब उसमें आते, परंतु आपने यह नहीं कहा। आपने कहा पुलिस थानों में पूजा स्थल नहीं बनेंगे। यह हिंदू विरोधी सरकार है साथियों। और हो सकता है किसी को लगे ये छोटी घटना है, पर आप याद कर लेना, जब भी किसी को लगे ये कि छोटी बात है, ये छोटी घटना है, उस दिन आप याद कर लेना कि टिक्की मालपुरा के अंदर जो लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही थी उनका हमने विरोध किया, पर उसके 9 महीने या 10 महीने में जो खबरें आई वो हिंदुओं के पलायन की आई। टिक्की मालपुरा ने देखा है कि किस प्रकार इस सरकार ने लव जिहाद से लैंड जिहाद को बढ़ावा दिया। किस प्रकार से इस सरकार ने, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने लव जिहाद से लैंड जिहाद को बढ़ावा दिया। अगर इस प्रकार से अत्याचार बढ़ेंगे, इस प्रकार से घटनाएं बढ़ेंगी, तो क्या आपको लगता है कि राजस्थान में किसी भी परिस्थिति में रोजगार बढ़ पाएगा? क्या कोई मां अपनी बेटी को रोजगार के लिए बाहर भेजने का काम करेगी? क्या बाहर के, राजस्थान के बाहर के युवा राजस्थान में काम करने आएंगे? मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर घटनाएं चली तो कोई भी युवा राजस्थान के अंदर नौकरी करने के लिए ना तो बाहर से आएगा, ना राजस्थान में रहने वाले लोग अपने परिवार के बच्चों को बाहर भेजने का काम करेंगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार राजस्थान का मुख्यमंत्री है, और वो मुख्यमंत्री है जिस मुख्यमंत्री ने पिछले 6 महीनों में अभी पहली बार अपने कार्यालय गए। और अभी जैसे लक्ष्मीकांत जी बता रहे थे कि वो जोधपुर से आ रहे हैं, मैं भी जोधपुर से आ रहा हूं, और मुझे वहां के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 2 साल में पहली बार मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा में या अपने गृह क्षेत्र में जाकर आया है। कितनी शर्म की बात है जब वो जोधपुर के निवासियों की बात नहीं सुन सकते, जोधपुर के क्षेत्रवासियों की बात नहीं सुन सकते, तो फिर पाली, अजमेर, जैसलमेर और भरतपुर के निवासियों को तो उनसे क्या ही उम्मीद होगी। बंधुओं, हम जयपुर में प्रदर्शन कर रहे थे रीट के मामले में, और मैं सिर्फ इतना कहकर स्थान ग्रहण करूंगा कि यह तो पार्टी ने अभी अपना काम हल्ला बोल के माध्यम से विरोध प्रदर्शन प्रारंभ किया है। हम और आगे बढ़ेंगे।
जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होंगे, और जब ये सरकार अपने 3 वर्ष पूर्ण कर रही होगी तो जयपुर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हम वहां पर करेंगे। 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठे होंगे और इस सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। जब हम अभी जयपुर के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे तो घोड़ों को भिजवा कर हमें रोका गया था। उन्हीं घोड़ों पर बैठाकर अशोक गहलोत साहब को राजस्थान से विदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।